association with Himalaya Green Tea Tulsi. पहली सुर्खी में बात कोरोना के तीसरे लहर वाले खतरे की। ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। 4 दिन पहले तक सिर्फ दुनिया के 3 देशों में इस संक्रमण का पता चला था। अब इस लिस्ट में 15 देश आ चुके हैं। स्कॉटलैंड, जापान और फ्रांस जैसे देशों में भी ये पहुंच चुका है। फिलहाल अपना देश इस नई आफत से बचा दिख रहा है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद को बताया कि अभी तक भारत में ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ये भी कहा कि ओमिक्रॉन भारत न पहुंचे इसके लिए सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी ओमिक्रॉन को लेकर फिर से चिट्ठी लिखी। कहा कि 25 नवंबर को जो एडवाइजरी दी थी उसका कड़ाई से पालन हो। इस 25 नवंबर वाली एडवाइजरी में केंद्र ने राज्यों को विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के संदर्भ में निर्देश दिए थे। राज्य सरकारें तैयारियों में जुटी भी हैं। तो केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया। राज्यों के स्तर पर जो तैयारियां हो रही हैं वो तो आपके सामने आ ही रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले आ रहे हैं वहां से आने वाली फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं की जा रही। संक्रमण के डर से क्या लॉकडाउन भी लौट सकता है, ये भी सवाल खूब पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है। राज्य सरकारें बार बार कह रही हैं, एक्सपर्ट भी, कि घबराइए मत, लॉकडाउन की भी ज़रूरत नहीं है। मसलन आज कर्नाटक की सरकार ने कहा लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं। इस सवाल पर मुंबई में बीएमसी की तरफ से भी कहा गया घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कई कन्फ्यूजन भी हैं। कहा जा रहा है कि कई बार संक्रमित व्यक्ति का आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी वायरस का ये वेरिएंट कोरोना टेस्ट में बच निकलता है। लेकिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मरीज में ओमिक्रॉन का संक्रमण भी हो तब टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव ही आता है। ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है, इस पर भी अभी अलग अलग मत हैं। कल डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन वाली इम्यूनिटी काम आती है या नहीं, इस पर अभी रिसर्च होनी है। आज वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना के सीईओ ने कहा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ असरदार हो इसके बहुत कम चांस हैं, क्योंकि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के हिसाब से तैयार की गई थी। हालांकि इस बारे में अभी भी मुकम्मल जानकारी नहीं है। फिलहाल यही सलाह दी जा रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाए। आप भी अगर वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं और वैक्सीन नहीं लगवाई तो अति शीघ्र लगवा लें, क्योंकि इससे कोरोना के किसी भी वेरिएंट के खिलाफ आपकी तैयारी ज़्यादा दुरुस्त होगी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला डोज लगवाया और फिर लापरवाही से घूम रहे हैं। दूसरा डोज भी लगवाइए, तभी सुरक्षा चक्र पूरा होगा। अब दूसरी सुर्खी, बात किसान आंदोलन की। संसद से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बाद सरकार ने अब एक कदम किसानों की तरफ और बढ़ाया। एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए सरकार ने आज संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे। 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था, उसी ऐलान में एमएसपी पर एक कमेटी बनाने की बात भी कही थी। इसके लिए ये नाम मांगे गए। खबर यह भी है कि सरकार की पहल पर किसान संगठनों का रुख सकारात्मक है, माने दोनों में बात बनती दिख रही है। अगले 2 दिन में किसानों की तरफ से कमेटी के लिए नाम दिए जा सकते हैं। हालांकि किसान अपना आंदोलन रद्द करेंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं। इस पर फैसले के लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने 4 दिसंबर को बैठक रखी है। खबरें ये भी आ रही कि जो पंजाब से आने वाले किसान संगठन हैं, खासतौर पर ऐसे जिनके सीधे पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, वो अब वापस लौटने के पक्ष में है। कई अखबारों ने इस बात की रिपोर्ट भी की कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ऐसे संगठनों से बात कर रहे हैं। रपटें ये भी आ रही हैं कि सभी के बीच सहमति नहीं है अगली रणनीति को लेकर। अगली सुर्खी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे से। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कितनी संभली, आज इसके आंकड़े आए। सरकार ने जुलाई से सितंबर वाली तिमाही का जीडीपी डेटा जारी किया। इस तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.4% है, यानी पिछले साल के 3 महीनों के मुकाबले इस बार जीडीपी में 8.4% की बढ़ोतरी रही। आपको याद होगा कि कोरोना की पहली लहर में, यानी पिछले साल, ज़्यादातर वक्त लॉकडाउन था, काम धंधे कई बंद थे। इसलिए पिछले साल की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.4% का कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ाव दर्ज हुआ था, यानी जीडीपी की विकास दर -7.4% हो गई थी। उसके मुकाबले अब 8.4% का इजाफा हुआ है। इस वृद्धि दर से क्या संकेत मिल रहे हैं, हमने पूछा अर्थशास्त्री से। कि जो कोविड के लॉकडाउन के कारण हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रिसेशन में, नेगेटिव में चली गई थी, वो समय खत्म हो गया। और इसके परिणाम क्या निकलेंगे आम आदमी के लिए? सबसे बड़ा परिणाम, जिसकी नौकरी है उसकी नौकरी बची रहेगी। हो सकता है कि अगले मार्च, अप्रैल, मई, जून में अगले वर्ष उसके मालिक, कंपनी के बॉसेस उनको थोड़ा पगार बढ़ा देंगे। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। सरकारी सेक्टर में अगर जीडीपी ज्यादा अच्छा आता है तो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है, यानी आने वाले बजट में निर्मला सीतारमण जी
अपने तिजोरी में से और पैसा खर्चने का उनका मन बन जाएगा। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। कोर्ट में आज भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या के केस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, अब हम माल्या को भारत लाए जाने का और इंतजार नहीं कर सकते। वो भारत आए ना आए, हम सजा सुनाएंगे। माल्या पर चल रहे कोर्ट की अवमानना के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। माल्या पर अवमानना वाला ये मामला लगभग 5 साल से चल रहा है। उसकी कंपनी किंगफिशर के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट गया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को आदेश दिया था कि वो अपनी सारी निजी संपत्ति का ब्यौरा दे, लेकिन विजय माल्या ने सही जानकारी कोर्ट में नहीं दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अवमानना का, कंटेम्प्ट का दोषी पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही मार्च 2016 में माल्या यूके भाग गया था। इसलिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो पकड़ के लाए उसको और अदालत में उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करे। तब से कई बार सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट सरकार से पूछती है, बताओ कब तक भारत ला पाओगे। आज भी पूछा प्रत्यर्पण का स्टेटस। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रत्यर्पण से बचने के सारे कानूनी तरीके माल्या आजमा चुका है, मामला आखिरी स्टेज पर है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी सरकार ने कहा था कि हम सीक्रेट तरीके से माल्या को भारत लाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कब तक ला पाएंगे कह नहीं सकते। सरकार की बात सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस माधुरी त्रिवेदी की बेंच ने कहा, बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं। कहा कि अगली सुनवाई में माल्या अगर मौजूद ना भी रहा तो उसके वकील को सुनकर ही कोर्ट सजा सुनाने की तरफ आगे बढ़ेगा। अगली सुनवाई 18 जनवरी को है। ये सारी जानकारी हमें कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से मिली है। अगली सुर्खी में बात ट्विटर के नए नवेले सीईओ की। खबर आप तक पहुंच गई होगी अब तक। जैक डोर्सी की जगह भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया। आईटी बॉम्बे से पढ़े हैं। सीईओ बनने से पहले ट्विटर के चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। वैसे सीईओ बनते ही ट्विटर पर उनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। लोगों ने उनके ट्वीट्स की खुदाई शुरू कर दी। 10 साल पुराना एक ट्वीट निकाल लिया। इसमें पराग ने लिखा था, अगर वो मुसलमानों और चरमपंथियों के बीच भेद नहीं करने वाले तो मैं गोरे लोगों और नस्ल भेदियों के बीच भेद क्यों करूं। हालांकि ये लाइन डबल इन्वर्टेड कोमा में थी, यानी किसी और का कथन था। खैर, इस ट्वीट पर आज उनका ट्रोलिंग से स्वागत हुआ। हैशटैग चला, पराग अग्रवाल रेसिस्ट। एक बात और है यहाँ पर, जब मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा मुझे नहीं दिखी, हो सकता है मेरी नज़र से मिस हो गया, पर बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जो सबसे बुद्धिमान लड़के लड़की हैं, हम मानते हैं कि वो 12वीं के बाद साइंस की पढ़ाई करते हैं, ऐसा माना जाता है। हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश के जो होशियार लड़के लड़कियां हैं उनका एक बड़ा वर्ग आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में जाता है, एम्स तरीके संस्थानों में जाता है। आप देखिए, हमारे देश के सबसे अच्छे संस्थानों में ये लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। उसके बाद दुनिया भर की कंपनियां आती हैं और इस मेधा को, इस प्रतिभा को अपने साथ ले जाती हैं। खूब गर्व मनाए हम पर, देखो भारतीय मूल का फलाना आदमी ढिकानी कंपनी का मुखिया बना बैठा है। लेकिन इस बात पर विचार करें कि सरकार और समाज के तौर पर, पॉलिसी के तौर पर हम अपने देश के बेस्ट टैलेंट को, जो आईआईटी में पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉ, दुनिया जहां की पढ़ाई कर रहा है या आईआईएम में पढ़ के निकल रहा है, जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाकर उस टैलेंट को एंगेज कर सकती हैं, तो हमारे देश की सरकारें वहां क्यों नहीं जा सकती हैं। क्यों ना ऐसा हो कि इस बार जब आईआईटी का प्लेसमेंट हो तो तमाम राज्य सरकारें भी पहुंचें देश के सबसे अच्छे टैलेंट को इंगेज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में। आप कहेंगे सरकारों की टेक्निकल ज़रूरत कितनी है, हम कहेंगे ये सरकारें लगातार टेक्निकल ज़रूरतों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से सहयोग मांगती हैं। बात ये भी है कि ये जो टैलेंटेड लोग हैं ये बाहर जाकर, ख़ासतौर पर अमेरिका जाकर ही फ्लरिश करते हैं। भारत में हम ऐसा कोई अभी तक सिस्टम क्यों नहीं बना पाए, माहौल क्यों नहीं बना पाए कि हमारे देश में बना कोई संस्थान पूरी दुनिया में मशहूर हो। कोई फेसबुक, कोई गूगल, कोई ट्विटर हिंदुस्तान में बने। विचार करिएगा इस बात पर।